सरोवर में आयोजित आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित राजयोगी डॉक्टर B.K. मृत्युंजय जी, राजयोगिनी डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी निर्मला जी तो नहीं आएंगे, संतोष नहीं, सुमन बहन जी, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिश्रा जी, माउंट आबू के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों, यहाँ ब्रह्म कुमारी बहनें और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये सुखद है कि आज के इस पुनीत अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा कल्पतरु परियोजना की पहल की गई है। यह जानना अत्यंत प्रसन्नतादायक है कि आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में आज 5 जून 2022 से दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस 25 अगस्त 2022 तक 75 लाख लोगों द्वारा 75 लाख विभिन्न मानवीय उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाने की मुहिम प्रारंभ की गई है, अभियान चलाया जा रहा है। और ये बड़ी खुशी हो रहा है जो समयबद्धता सुनिश्चित की गई है, उस समय के अंतर्गत ये निश्चित रूप से सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं समझता हूं यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। सबसे अच्छी बात तो मुझे यह लगी है कि पौधे लगाने के साथ ही उनके संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। मुझे उम्मीद है कि कल्पतरु परियोजना के जरिए बृहद स्तर पर भूमि संरक्षण के साथ बेहतर मानवीय विकास को सफलीभूत किया जा सकेगा। कहा है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, भूमि माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। और जब पृथ्वी के पुत्र हैं तो अपने यहाँ जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो घोषणा की गई है, वो घोषणा ही नहीं, दूसरे व्यक्ति के जीवन में उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम की जो घोषणा की गई है उसका तात्पर्य ये वसुधा या पृथ्वी हमारा पूरा परिवार है। इस पर गिरी कंदरगाहें, वनस्पतियां, कीड़े मकोड़े, जो भी कुछ जीव जंतु जितने भी हैं, सब हमारे परिवार के अंग हैं। और जब हमारे सब परिवार के अंग हैं, हमको परिवार का मांस चाहिए, तो सबकी हित की चिंता भी हमारी स्वाभाविक रूप से रहती है। और जब सबके हित की चिंता रहती है तो कई स्थिति हमारे द्वारा ऐसा न निर्माण हो जाए जिसके कारण किसी भी प्रकार का असंतुलन स्थापित, और अगर हमारे ही कारण कहीं असंतुलन स्थापित हो गया तो वही पर्यावरण विकृत हो जाता है, वही पर्यावरण विकृत हो जाता है। सारी चीजों का सामंजस्य बनाकर सबको ले जाने का प्रयास करना, ये पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र रखने की दिशा में उठाया गया उचित कदम होगा। और उसकी व्यवस्था ही हमारा जो परिवार है, आपने पहले कहा, मैंने प्रारंभ में कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये जो पहले कहा हम लोग भूमि हमारी माता है, पृथ्वी के हम पुत्र हैं, तो हमारे द्वारा पूरा सामंजस्य स्थापित किया जाना, प्रकृति के साथ समुचित तौर पर तालमेल बैठाकर चलने का प्रयास करना, यही पर्यावरण को शुद्ध रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
क्योंकि प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य व्यवस्थित है। अब प्रकृति के साथ सामंजस्य है तो कभी भी पर्यावरण न तो प्रदूषित होगा न विकृत होगा। जब पर्यावरण विकृत और प्रदूषित नहीं होगा तो जो हमारे यहाँ कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्, सभी सुखी होंगे, सभी निरोगी होंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। इस स्थिति का निर्माण, सामंजस्य स्थापित करना प्रकृति के साथ ये बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि संतुलित विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण ही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे जैसे भौतिकता की अंधी दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक और जैविक आपदाओं को भी हम निमंत्रण देने लगे। अभी जो कोविड का भयावह दौर हम सभी ने झेला है और अभी भी यह गया नहीं, कोविड अभी गया नहीं, इसलिए हम लोग वहां से आ रहे हैं और वहां से आने की सबसे अपील भी करते हैं। इसलिए कोई भी गया नहीं और इसलिए उसके मापदंडों को मानना हमारा कर्तव्य भी है। उसके मूल में भी विकास की उपभोक्तावादी सोच ही प्रमुख रही है। याद रखें, प्रकृति और जीवन की उपेक्षा कर विकास को गति देने के प्रयास जब भी हुए, उसका खामियाजा पूरी मानव जाति को भोगना पड़ा है। विकास जरूरी है, परंतु उसके साथ पर्यावरण अनुकूल नीतियों के आलोक में प्रकृति संरक्षण की हमारी सनातन भारतीय दृष्टि पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। यह बात ध्यान रखने की है कि योजनाओं और विकास में पर्यावरण पक्ष कहीं तिरोहित न हो, नहीं हो। मैं मानता हूं कि कोई भी वैज्ञानिक विकास तभी सार्थक होता है जब तक उसमें पर्यावरण और परिस्थिति संतुलन पर किसी स्तर पर कोई प्रहार नहीं हो। पर्यावरण का अर्थ ये वह प्रवृत्ति जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए है, इसी से जीवन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यह घेरा संतुलित होता है तभी महामारियों, चक्रवाती तूफान, अतिवर्षा आदि में हमें झेलने पड़ते हैं। भारतीय सनातन दृष्टि प्रकृति पूजक रही है। इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य भी यही है कि परिस्थिति संतुलन बना रहे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत पहले ही कह दिया था, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। अभी बहन ने इस बात को अच्छी तरह से ध्यान के समय समझाने का प्रयास किया था और ध्यानस्थ रहते हुए इन सारी चीजों का अगर हम चिंतन करते जाएंगे तो किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आ सकती। उसकी सकारात्मकता बढ़ती जाती है, ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती और इसी सोच के आधार पर सारा जीवन चलता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, हर प्रकार की स्थिति का निर्माण होता है। लेकिन हमने आत्मात्मक विकास और भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति की लिप्सा में मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े पंचभूत तत्वों की ही उपेक्षा करने की प्रारंभ कर दी। पर्यावरण का यह जो विश्वव्यापी संकट पैदा हुआ है, मुझे लगता है तो उसका कारण प्रकृति से अपने आप को दूर कर पंचभूत तत्वों की उपेक्षा करना ही है। हवा और पानी में रसायनों और कार्बन उत्सर्जन करने वाली गैसों से निरंतर जहर घोलने की सोच से निरंतर पर्यावरणीय संकट पैदा हुए। वनों के विनाश ने पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ा। तेजी से बढ़ती आबादी और उसके अनुपात में रहने वालों के लिए कम पड़ती जगहों से जंगल तबाह होते जा रहे हैं।
पेड़ और पौधे ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है, परंतु उपभोक्तावादी सोच में पेड़ काट नवीन निर्माण के जरिए घरों में सुंदरता लाने का प्रयास किया जाता रहा, जबकि धरती का असली श्रृंगार ही यह पेड़ पौधे हैं। धरती के श्रृंगार हैं वो, जितने ये कम होंगे उतना ही जीवन पर संकट गहराता जाएगा। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि पेड़ मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं, भूमिगत जल भंडारों का पुनर्भरण करते हैं और टिकाऊ कृषि उत्पादन के लिए भी सदा अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। हवा, पानी और हमारे भोजन का सर्वाधिक नाता पेड़ पौधों से ही है। पेड़ों का अर्थ ऑक्सीजन। अभी हमारी बहन चर्चा कर रही थी बरगद पेड़ का, पीपल पेड़ का। ये बरगद में और पीपल में सर्वाधिक ऑक्सीजन होता है। कहते हैं कि बरगद पेड़ में भगवान शंकर का वास होता है और इसलिए बरगद पेड़ की छाया में लोग रहने का बड़ा आनंद लेते हैं। बड़ा वृक्ष होता है, उसी छाया में जाकर अद्भुत प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। और पीपल के पेड़ में तो कहते हैं कि जड़ से लेकर पत्ते तक देवताओं का वास होता है। जड़ से लेकर पत्ते तक हर स्तर पर देवता वास करते हैं। और इसलिए पीपल को लोग पूजते हैं। वनस्पति को पूजना इसलिए आवश्यक है कि इसके द्वारा ऑक्सीजन की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। और इसलिए कहा पेड़ों का स्वाभाविक अर्थ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विनष्ट न होने पाए, इसके लिए हमें पेड़ों की सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पेड़ कटने का अर्थ है पूरे परिस्थितिकी तंत्र का गड़बड़ हो जाना। आप सोचिए कितने कितने पक्षियों, जीव जंतुओं का पेड़ों पर बसेरा होता है। यह जो जैव विविधता है उसी से प्रकृति संतुलित रहती है। पक्षियों को बसेरा देने वाले पेड़ और अधिक वृक्ष उगाते हैं। मैंने इसे स्वयं अनुभव किया। वृक्षों की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो पक्षियों के पेट से निकले बीजों से उससे ही पनपती है। हमारी संस्कृति में इसलिए तो पेड़ों के पूजन की परंपरा रही है। स्कंद और पद्म पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में पीपल पेड़ के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और आगे के भाग में भगवान शिव के स्वयं विराजमान रहने की बात कही गई है। भगवान बुद्ध ने तो पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे ही बोधि प्राप्त की थी। बरगद में शिव का वास मानकर हम पूछते आए। पेड़ पौधों के नीचे ही साधु संतों ने साधनाएं क्यों? इसलिए कि पेड़ों की पत्तियां सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करती है। पेड़ों के पास और नीचे चित्त शांत रहता है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। मरुस्थल में लोगों का सदा सहारा रहने वाला यह कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान ही नहीं, देश भर में शमी वृक्ष के रूप में इसे पूजने की परंपरा। हमसे अधिक समझदार हमारी वह पुरानी पीढ़ी रही है जिन्होंने खेजड़ी को कटने से रोकने के लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर दिया। अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी में पेड़ों के लिए हुआ बलिदान वृक्ष संस्कृति में समाई हमारी प्रकृति संरक्षण से जुड़ी सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस अवसर पर मैं आप सबसे यह बात विशेष रूप से साझा करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ वन महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले के.एम. मुंशी ने की। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने किया था। देश आजाद हुआ ही था और वह उस समय खाद्य और कृषि मंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले पेड़ों के महत्व को समझते हुए नैनीताल में 1950 में पौधा लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की। इसके अगले साल
1951 में वह हमारे राजस्थान आए और यहाँ के रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए जोधपुर में नर्सरी का उद्घाटन किया। वन महोत्सव की परंपरा आज भी चली आ रही है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति पेड़ लगाए, उसका संरक्षण करे। हमें हमारी जरूरतों को कम करना होगा। यह समझना होगा कि यह धरती केवल हमारे रहने के लिए ही नहीं है, उन असंख्य जैव अजैव पदार्थों, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों, वनस्पतियों के लिए भी है, जिनसे हमारा यह पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहता है। पेड़ और वनस्पतियां नष्ट होने का अर्थ ही है हमारी जैव विविधता नष्ट होना, और इसी से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है। महामारियां बढ़ती हैं, इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति और पर्यावरण की हमारी संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लें। प्रकृति के आंतरिक संतुलन को क्षति पहुंचाए बगैर विकास की सोच को मूर्त रूप दें। याद रखें, वृक्ष एवं वनस्पतियां भूमि को उन्नत और उर्वरा ही नहीं बनाती, बल्कि सबका भरण पोषण भी करते। आइए हम सभी उपभोक्तावादी जीवन शैली को बदलते हुए अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण सम्मत निर्माण कार्य, पेड़ पौधों और वनस्पतियों के संरक्षण की सोच के साथ विकास के लिए आगे बढ़ें। पर्यावरण अनुकूल विकास की अवधारणाएं ही धरती और ध्यान रहने वालों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। आज पर्यावरण दिवस है, परंतु इस एक दिन ही नहीं, हम वर्ष के पूरे 365 दिनों में प्रकृति संरक्षण की हमारी सनातन भारतीय दृष्टि से जुड़े रहकर कार्य करने का संकल्प लें। आपने ये जो कल्पतरु अभी जिसके बारे में बताया, कल्पतरु अभियान की देश भर में पहल की है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और खंड स्तर पर भी इसे सतत क्रियान्वित किया जाएगा। पौधारोपण के साथ इनके संरक्षण से इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण को बृहद स्तर पर क्रियान्वित किया जा सकेगा। मेरी इस अभियान के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके लिए बहुत आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, और वो महत्वपूर्ण विषय रहा है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस तरह से प्रकृति के साथ सामंजस्य बढ़ाकर हम अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और व्यवहारिक दृष्टि से एक ऐसा सामंजस्य बनाने का प्रयास करें जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बना रहे। और पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा तो निश्चित रूप से महामारियां और अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे समाज में विद्यमान हो गई हैं, वो निश्चित रूप से विनष्ट होगी। मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ जो आपने संकल्प लिया है अभियान चलाने का, 75 लाख पौधों को लगाने का, उनको संरक्षित करने का, निश्चित रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। और यही सही मायने में आज़ादी के जो अमृत उत्सव है जो मना रहे हैं, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।